Hi guys, a very good afternoon to all of you. Welcome back to Venus Law classes. So guys, I am back with very important topic of Indian Evidence Act, that is the rule of best evidence. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है काफ़ी स्टेट जुडिशरी में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कौन कौन से पॉइंटर्स ऐड कर सकते हो एंड कौन से सेक्शन नंबर्स आप इसमें लिख सकते हो कि कौन से सेक्शंस हैं विच कंटेन द रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस. So with this, let's start with the video. So it is a cardinal rule of law of evidence that the best available evidence should be brought before the court. So guys, अगर हम evidence act की बात करें तो इसका रोल क्या है, एविडेंस एक्ट क्या काम करता है. सो रीचिंग टू द ट्रूथ, कि हमें सच्चाई का पता चले, हम जस्टिस तक पहुंच पाए, इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बेस्ट एविडेंस जो अवेलेबल है हम उस पर रिलाई करें. अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में समझें तो अगर सपोज करो कि फोटोकॉपी है एक तरफ कोर्ट के सामने और एक तरफ मैं कहती हूँ कि देयर इज ओरिजिनल दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, तो आपको क्या लगता है विच इज द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस. तो ऑब्वियसली इसमें ओरिजिनल पे ही हम रिलाई करेंगे बिकॉज ओरिजिनल चीज़ों में पॉसिबिलिटी नहीं होती कि इसमें मैनिपुलेशंस होंगी एक्सेट्रा. सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि यही बेस्ट एविडेंस रूल में हम इसे कंसिडर करेंगे. बट काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो इस रूल को एम्बॉडी करते हैं, जैसे सेक्शन नंबर 60 इट सेज एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस, और ये कहता है कि जो ओरल एविडेंस है इट मस्ट बी डायरेक्ट. ओरल एविडेंस डायरेक्ट कब होता है, जब जिस पर्सन ने, जैसे सपोज करो कि मैंने कोई क्राइम देखा है होते हुए, सो दैट इज अ थिंग विच वॉज परसीव्ड बाय माई सेल्फ, मैंने उसको अपनी सेंसेस से परसीव किया है. तो हम डायरेक्ट यही कहते हैं कि अगर मैं इस चीज का एविडेंस देना चाहती हूँ कि मैंने ये चीज देखी है, सो इट शुड बी गिवन बाय द पर्सन हु हैज सीन इट. और अगर ये हियर से कब हो जाएगा, जिसने ये चीज खुद से तो नहीं देखी. सो आप हियर से के लिए ये भी बोलते हो सुनी सुनाई बातें. सो बेसिकली इट केम टू योर नॉलेज, आपने खुद से नहीं देखा था, खुद से नहीं परसीव किया था, एंड नाउ यू आर गिविंग दी एविडेंस इन कोर्ट. तो र्यूमर्स एक्सेट्रा से बचने के लिए हम कहते हैं कि बेस्ट एविडेंस रूल होगा द पर्सन हु हैव सीन द क्राइम ही शुड कम टू द कोर्ट. Secondly, section number 64 also lays down the rule of best evidence. यहाँ पे कहते हैं, जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया तो ये यहाँ पे फिट होता है. यहाँ बोला जाता है कि अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी प्रोड्यूस करना है और एक तरफ आपके पास प्राइमरी है और एक तरफ आपके पास सेकेंडरी है, तो रूल सेज कि कोर्ट को रिलाई करना होगा प्राइमरी एविडेंस पे. नाउ थर्डली, ये हमारा आज की वीडियो का डिस्कशन रहेगा, सेक्शन नंबर 91. ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. तो ये कहता है कि अगर एक तरफ आपके पास ओरल एविडेंस है और एक तरफ आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो हमें प्राइमेसी देनी होती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को. नाउ व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड. देखो, अगर हमने किसी चीज को डॉक्यूमेंट कर दिया तो एक तो वो परपेचुअल थिंग हो जाएगी, दूसरा कि ये चीज बोली जाती है कि इंसान झूठ बोल सकता है, डॉक्यूमेंट थोड़ी ना झूठ बोलेगा. सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि डॉक्यूमेंट्स दे डू नॉट लाई. डॉक्यूमेंट, ये हम पॉसिबिलिटी हटा देते हैं बाय अप्लाइंग दिस रूल, ये जो झूठ होता है एक्सेट्रा, बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ द एविडेंस एक्ट इज टू रीच द ट्रूथ. सो स्टार्टिंग विद दिस, अब सेक्शन नंबर 91 का हम रीडिंग ले रहे हैं. यहाँ पर सेक्शन नंबर 91 says when the terms of a contract grant or disposition, terms of a contract grant or other disposition में you can take the example of mortgage maybe, so have been reduced to writing and in all cases when the matter is required by law to be writing. यहाँ पे देखो क्या लिखा, have been reduced, but यहाँ पे they are writing the matter was required by law to be in writing. अब ये इसको सिर्फ हाईलाइट कीजिए, फिर मैं आपको इसको बताऊंगी कि इसके लिए हमें क्या अप्रोच लेना होगा. सो नो प्रूफ ऑफ देम कैन बी गिवन, कि कोई और प्रूफ नहीं दे सकते, मतलब यू कैन नॉट गिव द ओरल एविडेंस, इसको हम पेरोल भी बोलते हैं, यू कैन नॉट गिव द पेरोल एविडेंस, पैरल भी बोलते हैं, सो व्हाटएवर प्रोनाउंसिएशन जो भी आपको ठीक लगे. So we cannot adduce the oral evidence, so that thing, the contents, the terms of the contract grant or disposition or other matters, they have to be proved
with the help of documentary evidence itself. Guys, यहाँ पे itself का भी बहुत ज़्यादा significance है. Why they are using the word itself? पहले वो कहना चाहते हैं कि अगर documentary भी prove कर रहे हो तो you have to go by section number 64. आप किसको लाओगे? Primary को लाओगे. But अगर primary is not available, so then you can produce the secondary evidence also. Secondary documentary form में ही होगा. Thus, best evidence for the contents of the document is the document itself, the primary in primary form, and section number 91 requires that the document to prove its contents. Now, in the case of Hira Devi versus Official Assignee of Bombay, हो सकता है आपके प्री में भी पूछे, it is a landmark authority on, ये 91 and 99 पे landmark authority है. So इस पे यही कहा गया था कि 91 it is based on the policy of best evidence rule. आगे चलते हैं. So it says, ये मैं आपको explain कर देती हूँ what is the meaning of voluntary and mandatory. देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन अगर इसके टर्म्स को हमने क्या किया, सपोज वॉलेंटरली इसको हमने क्या कर लिया, इफ वी हैव रिड्यूस्ड देम इनटू राइटिंग, इसको हमने राइटिंग में रिड्यूस कर लिया, तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अब आपने चूज किया था ना कि हमें इसको राइटिंग में लाना है, सो इन दैट सिनेरियो अब इन टर्म्स को, इन कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए आप क्या नहीं दे सकते, यू कैन नॉट प्रोड्यूस ओरल एविडेंस. इस पे प्रोहिबिशन है, देयर इज अ डायरेक्ट प्रोहिबिशन ऑन दिस. सेकेंडली दे आर सेइंग सो कि इफ द मैटर, if it is required by law to be in writing, required by law to be in writing, तो अब यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से नहीं किया था, इट वॉज द मैंडेट ऑफ द लॉ कि द मैटर इज रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग. जैसे कन्फेशंस, दे आर रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग. हम बोलते हैं कि कन्फेशंस तो राइटिंग में ही होने चाहिए. सपोज कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ कहता है इट हैज टू बी इन राइटिंग, तो वहां पे भी आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ओनली द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. देयर ऑल्सो ओरल एविडेंस इज एक्सक्लूडेड. ओरल एविडेंस वहां पर भी क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है. सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम कौन कौन से मैटर्स की बात कर रहे हैं. यहाँ पर कन्फेशंस का आप एग्जाम्पल ले सकते हो. सो एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री, सेक्शन नंबर 91. तो मैंने आपको ये बताया कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन जो आपने रिड्यूस करे हैं राइटिंग में वॉलेंटरली, और हर केस में जहां पर लॉ आपको रिक्वायर करता है कि इट हैज टू बी रिड्यूस इनटू राइटिंग, ये ऐसी दो कंडीशंस में अप्लाई होता है. सेक्शन नंबर 91 अप्लाइज इन दीज टू सिनेरियोज. नाउ अब यहाँ पे इट इज जस्ट द रिआइट्रेशन, ये आप इसके नोट्स ले सकते हो. We are going to the explanation. Explanation number 1 of 91. It says this section applies equally to cases in which contract, grant or disposition of property referred to are contained in one document, and also to cases, देखो one document का तो general rule है, but it is saying it will also apply to cases in which they are contained in more document than one. तो यहाँ पे आप इलस्ट्रेशन को रेफर कर सकते हो कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सपोज करो पहले किसी ने ऑफर भेजा, फिर एक्सेप्टेंस आई, देयर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफर का एक्सेट्रा, तो सपोज करो देयर आर सेवरल लेटर्स, तो all the letters in which the document in which it contained the contents of the contract, they all the letters should be proved. हमें सारे letters prove करने होंगे because ultimately it is giving rise to one contract only, that is why. So I hope ये सिंगल डॉक्यूमेंट पे भी लगेगा, और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से हो रहा है, लेटर्स से हो रहा है, सो उस केस में आपको सारे के सारे लेटर्स प्रूव करने होंगे विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसिंग दोज लेटर्स इन द कोर्ट ओनली. Now, explanation number 2 to section number 91, it says where there are more originals than one. अब क्या होता है, कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है कि एक ही टाइम पर देयर आर मोर ओरिजिनल्स देन वन. जैसे अगर आप कभी सपोज करो कि आप किसी पेट्रोल पंप पर गए, तो वहां पे स्वाइप मशीन से एक रिसीट निकली,
और एक कस्टमर के लिए निकली, सो जस्ट बिकॉज इट इज बाय द सेम यूनिफॉर्म प्रोसेस तो वो ओरिजिनल ही हैं, दोनों चीजें ओरिजिनल हैं. सो व्हेन देयर आर मोर ओरिजिनल्स देन वन, just because the uniform process is same, one original need to be proved. फिर आप क्या करो, एक ओरिजिनल को प्रूव कर दो. सो इफ a bill of exchange is drawn in a set of 3, तो आपको कितने प्रूव करने हैं, only one is needed to be proved. Moving further, explanation number 3, it is very important. 3 हमारे लिए काफी important हो जाता है, आप इसको समझिए थोड़ा सा. The statement in any document whatever of a fact other than the facts referred to in this section. तो ऐसे कौन से facts हैं जो इस section में refer नहीं हो रहे, ऐसे कंटेंट्स किसी डॉक्यूमेंट के जो टर्म्स में फॉल नहीं करता, मीनिंग देयर बाय विच इज नॉट द एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन, तो उस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा. सो द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वॉट एवर ऑफ अ फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर टू इन दिस सेक्शन, इट शैल नॉट प्रेक्लूड द एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस एज टू द सेम फैक्ट. जिन फैक्ट पे प्रोहिबिशन नहीं लगता है, which are not the essentials of the contract, उसके लिए can you produce the oral evidence? Answer is going to be yes. So other fact मतलब होता है which are not the term, which are not the essential terms of the transaction. इसके लिए you can refer to illustration number D. अब यहाँ पे क्या हुआ कि A ने कॉन्ट्रैक्ट करा राइटिंग में B के साथ for the delivery of indigo upon certain terms. The contract mentions the fact that B had paid A the price of other indigo. क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल है? The price of other indigo. Answer is no. Contracted for verbally on another occasion. Oral evidence is offered that no payment was made for the other indigo. क्या एविडेंस एडमिसिबल होगा? आंसर इज येस, बिकॉज द पेमेंट फॉर द प्राइस ऑफ अनदर इंडिगो वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का टर्म नहीं है. फिर ऐसे ही सिमिलरली ए ने सिर्फ बी को क्या दिया, रिसीट दे दिया कि यस मनी इज पेड, तो इस पे भी आप कर सकते हो. लेकिन सपोज करो गाइस क्वेश्चन हो जाता कंसिडरेशन का, एक पार्टी बोलती 20K इज द कंसिडरेशन, दूसरी पार्टी बोलती नहीं इट इज 30K. फिर आपको कैसे प्रूव करना पड़ता? जस्ट बिकॉज इट इज द एसेंशियल टर्म, फिर आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही प्रूव करना पड़ता, बिकॉज दैट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन. सो अगर हम सेक्शन नंबर 91 की बात करें तो हम इसको रेफर करते हैं रूल ऑफ एक्सक्लूसिविटी. इसको हम ये कहते हैं रूल ऑफ एक्सक्लूसिविटी इन द सेंस दैट कि डॉक्यूमेंट्री इज एक्सक्लूडिंग द ओरल. और एक चीज होती है डॉक्ट्रिन ऑफ कंक्लूसिविटी, ये हमारा सेक्शन नंबर 92 में आएगा, बट अभी हम जा नहीं रहे हैं उस पर, तो आप इसको सिर्फ लिख कर छोड़ सकते हो. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. सो इट सेज एक्सक्लूजन, ये आपको पता है हमारा ये टॉपिक चल रहा है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री. अब हम आगे जा रहे हैं इस पे. So section number 91 is further supplemented by section number 92. Now what is in store for us under section 92 of the Indian Evidence Act? ये कहता है कि exclusion of evidence of oral agreement for variance etc. Variance purpose के लिए भी हम इसको क्या करते हैं, exclude कर देते हैं. So section number 92 of Indian Evidence Act provides that once the term of any grant, contract or other disposition of property or any matter required by law to be reduced in writing has been proved under section 91. अगर एक बार as per section number 91 आपने किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव कर दिया, तो सेक्शन नंबर 92 बार करता है कि then any contradiction, alteration, variation in those terms which have been already proved under section number 91, अब उसकी ऑल्टरेशन को हम क्या नहीं कर सकते हैं, प्रूव नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ ओरल एविडेंस. तो कैन यू प्रोड्यूस द ओरल एविडेंस सो एज टू सेट द वेरिएशन इन द डॉक्यूमेंट which have been proved as per section number 91? आंसर इज नो. तो सेक्शन नंबर 91 क्या रिक्वायर करता है कि ऐसी ऑल्टरेशन वो भी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए. इट हैज टू बी proved by documentary evidence only.
तो सेक्शन नंबर 92 क्या करता है, इट प्रिक्लूड्स द पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट फ्रॉम गिविंग ओरल एविडेंस कंसर्निंग द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। गाइस, क्योंकि सेक्शन नंबर 92 इट यूजेस द वर्ड बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन द पार्टीज, तो यहाँ पे ये बार जो है इट डज नॉट अप्लाई टू अदर पार्टीज। इसके लिए यू कैन रेफर टू सेक्शन नंबर 99 ऑल्सो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज इन रिटन फॉर्म, अब मैंने क्या किया, सपोज मैंने कोर्ट में रिटन डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया। अब आप कहते हो कि इसमें तो वेरिएशन था, आपने ये चीज बोली। अब कोर्ट कहेगी आपको कि भाई जब अगर वेरिएशन था भी तो वो डॉक्यूमेंट तो कंक्लूसिव हो चुका है, द रूल ऑफ कंक्लूसिविटी। अगर आपको वेरिएशन सेटअप करनी है तो आप क्या प्रोड्यूस करो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही प्रोड्यूस करो। बट अगर सपोज करो कि थर्ड पर्सन का इंटरेस्ट इससे अफेक्ट हो रहा है, सो वो जो थर्ड पर्सन है वो ओरल एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता है एज पर सेक्शन नंबर 99। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो प्रोहिबिशन है, ये प्रोहिबिशन अप्लाई होती है किस पे, पार्टीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पे। अगर हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ें, इलस्ट्रेशन पे मैं इसलिए टाइम दे रही हूँ बिकॉज इलस्ट्रेशंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके डायरेक्ट प्री में भी आता है, पूछ लिया जाता है। दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा। A agrees absolutely in writing to pay B 1000 rupees on this March, 1st of March. The fact that at the same time an oral agreement was made at the money should be paid till 31st of March cannot be proved. क्योंकि आपका क्या था, आपका डॉक्यूमेंट हो रखा था कि 1000 रुपीज कब देने हैं, 1 मार्च को। अब आप कह रहे हो कि ओरल एविडेंस हुआ था कि नहीं 1 मार्च को तो नहीं देने, तो कोर्ट कहती है दिस कैन नॉट बी प्रूव्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक एस्टेट थी, रामपुर टी एस्टेट, इसको सेल कर दी, इसका सेल कर दिया थ्रू अ डीड रिटन फॉर्म में। उसमें क्या हुआ, उसमें आपका मैप था कि दिस इज द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का मैप था जो प्रॉपर्टी सॉल्व किया। The fact that land not included in the map had always been regarded as the part of the estate and meant to pass by the deed, it cannot be stated कि जो भी मैप में है because it is in the documented form। अब आप वेरिएशन नहीं सेट कर सकते कि जो मैप का पार्ट नहीं है वो भी सेल हो गया, तो कोर्ट कहेगी नो इट कैन नॉट बी अलाउड। फिर आता है कि हु मे गिव एविडेंस ऑफ अग्रीमेंट वेयरिंग द डॉक्यूमेंट, टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि थर्ड पार्टीज, द पार्टीज हु आर हैविंग द इंटरेस्ट इन द मैटर, जिनका इंटरेस्ट इफेक्ट होता है वो पार्टीज ला सकती हैं ओरल एविडेंस। आंसर इज यस। So the persons who are not parties to the document or their representative in interest may give evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document। तो अगर सपोज करो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उससे सी का इंटरेस्ट क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, सो क्या सी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता है, आंसर इज यस। देयर इज नो बार ऑन सी, सी पे कोई बार नहीं होगा। फिर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है, एक्सेप्शंस टू सेक्शन नंबर 91। अगर एक पब्लिक ऑफिसर है एंड ही इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग, ऐसा था, and when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which he is appointed need not to be answered। Suppose एक जज हैं, उनको हमने रिटन में उनका अपॉइंटमेंट करना था, बट ऐसा एविडेंस है कि yes he has acted so, तो वहां पर इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि वो राइटिंग प्रूव की जाए अगर ऐसा एविडेंस है कि उन्होंने उस पोजीशन में एक्ट किया है। फिर सेक्शन एक्सेप्शन नंबर 2 कहता है कि wills have admitted to probate in India may be proved by probate। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, देखो मैंने आपको विल के लिए पहले भी बताया था व्हाट इज द प्रोसीजर विल के लिए, कि आप प्रोबेट कोर्ट जाते हो, फिर प्रोबेट कोर्ट में सारे ऑब्जेक्शंस एक्सेट्रा किए जाते हैं कि जिसके पास भी, सपोज अगर मुझे ऑब्जेक्शन है किसी विल से, तो सारी पार्टीज अपने ऑब्जेक्शंस लेकर जा सकते हैं जिनका भी इंटरेस्ट हो रहा है उससे इफेक्ट। फिर उसके बाद क्या होती है, प्रोबेट कोर्ट एक प्रोबेट दे देती है। तो क्या प्रोबेट से क्या प्रोबेट एडमिट कर सकते हो, आंसर इज यस।
तो दीज आर द टू एक्सेप्शंस, इसको ध्यान रख लेना फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री के लिए, अदरवाइज नॉट वेरी रेलिवेंट. सो गाइज दिस इज द होल डिस्कशन. मैं आपको कंक्लूड कर देती हूँ कि आज की वीडियो से हमने क्या समझा. पहली बात हमने समझा कि बेस्ट एविडेंस रूल क्या होता है. बेस्ट एविडेंस रूल क्या होता है कि जस्ट बिकॉज आप ऐसे लिखेंगे कि हमें ट्रुथ तक पहुंचना है, सो इट इज बेटर दैट द कोर्ट शुड बी हैविंग द बेस्ट एविडेंस बिफोर इटसेल्फ. तभी हमारा जो डिसीजन आएगा वो कैसा आएगा, जस्ट डिसीजन आएगा. क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे हम रिलाई कर रहे हैं जिसमें मैनिपुलेशंस नहीं है, ऐसे एविडेंसेस पे हम रिलाई कर रहे हैं. फिर हमने सेक्शन 91 में एक्सक्लूसिविटी का रूल समझा. एक्सक्लूसिविटी जिसमें हमने समझा कि अगर सपोज करो कि किसी चीज को डॉक्यूमेंट कर दिया है, किसी फॉर्म को, किसी चीज को रिटन में कर दिया है, तो उसके लिए हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही प्रोड्यूस करें. फिर हमने 92 में समझा कि अगर 91 के हिसाब से कोई डॉक्यूमेंट प्रूव हो चुका है तो उसकी वेरिएशन के लिए भी हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही लीड करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपका प्रोवाइजो अप्लाई हो. सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइजो के बारे में आपको बताऊंगी कि प्रोवाइजो कहाँ कहाँ पर लग सकता है, कहाँ पे इवन दो देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री है, फिर भी हम कहते हैं कि आप क्या कर सकते हो, इफ द मैटर इज फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ प्रोवाइजो, फिर भी आप ओरल एविडेंस लेकर आ सकते हो. सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो गाइज थैंक यू सो मच, आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस. आप सब्सक्राइब बोलो अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करें, और आप लाइक नहीं कर रहे हो वीडियोस को बिकॉज वॉच टाइम तो बढ़ रहा है चैनल का, तो मैं खुद से तो नहीं देखती हूँ वीडियोस, नीदर आई आस्क माय फैमिली मेंबर्स एक्सेट्रा कि आप सब्सक्राइब करो. सो द अल्टीमेट गोल ऑफ द क्लासेस इज कि लॉ स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो. तो अगर वॉच टाइम बढ़ रहा है एंड इफ यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द वीडियो, तो आपको लाइक करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए. थैंक यू सो मच. विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी ऑन प्रोवाइजोस. बाय, टेक केयर.